वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा पहला लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम सितंबर महीने के एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। इसके अंदर ये न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि हाल फिलहाल में यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने ये अनाउंस किया है कि हम ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए 8 इंडियन बीचेस को प्रपोज कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो ये 8 बीच हैं उनमें से नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार आप सुन लीजिए। गुजरात में शिवराजपुर है, दमन एंड दीव में गोखला, कर्नाटका का कसारकोड और पुदुबिद्री, केरला का कप्पाड, आंध्र प्रदेश का ऋषिकोंडा, ओडिशा का गोल्डन बीच और अंडमान एंड निकोबार का राधानगर बीच। ये नाम अगर आपको नहीं भी याद होते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। बात इतनी होनी चाहिए कि आपको पता हो कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन एक्चुअल में क्या होता है। देखो, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि हम किसी चीज़ को सर्टिफाई कर रहे हैं। सर्टिफाई क्या करते हैं? तो इसमें जो भी बीच, केवल बीच ही नहीं, इसके अलावा अगर और भी कुछ मरीन टाइप की कुछ चीज़ें होती हैं, या फिर समझ लो कि बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर है कोई, तो ऐसे कोई भी रीज़न है जहाँ पर ऐसे बीच से हम रिलेट कर सकते हैं उनको, मरीन है कोई रीज़न, ऐसे रीजन्स को हम इको लेवल का सर्टिफिकेशन देते हैं। इको लेवल का सर्टिफिकेशन का मतलब ये है कि हम यूजुअली ये देखते हैं कि क्या ये सभी जो ये बीच एरियाज़ हैं, क्या ये इन्वायरमेंट को डिग्रेड तो नहीं कर रहे हैं। बात आती है कि ये सर्टिफिकेशन देता कौन है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये सर्टिफिकेशन देता है फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, FEE। ये डेनमार्क कोपेनहेगन में बेस्ड है और ये एक नॉन गवर्नमेंटल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हर देश के अलग अलग जगहों को ये सर्टिफिकेशन देता है। इसके अलावा इसका ओरिजिन 1985 में फ्रांस के अंदर से हुआ था और 1987 के आने के साथ ही यूरोप इसको इम्प्लीमेंट भी कर रहा है। और यूरोप के बाहर 2001 से ये दूसरे जगह पर इंटरनेशनली भी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देता है। क्राइटेरिया क्या होता है? 4 मेजर हेड्स हैं जिनके ऊपर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन ध्यान देता है। सबसे पहला कि हम जो भी रीज़न देख रहे हैं, क्या वहाँ पर लोगों को एजुकेट किया जा रहा है, क्या कि हमें गंदगी नहीं फैलानी है, हमें कचरा उस जगह पर नहीं फेंकना है। ऐसे इन्वायरमेंटल एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं क्या उस जगह पे। दूसरा कि वहाँ पर जो भी बेदिंग वाटर क्वालिटी है वो सही है, नहाने का पानी साफ़ है, स्वच्छ है कि नहीं। साथ ही साथ इन्वायरमेंट के लिए मैनेजमेंट और कंजर्वेशन के लिए क्या किया गया है। और साथ ही साथ चौथे नंबर पर कि वहाँ पर बीचेस में सेफ्टी और सर्विसेज के लिए क्या किया गया है। इन्हीं 4 पैरामीटर्स पर ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। फिलहाल अभी जो सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किसी कंट्री में है तो वो स्पेन है। इसके अलावा ग्रीस और फ्रांस स्पेन के बाद आते हैं। हमारा अगला टॉपिक ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जैसा ही है, बीम्स, जिसका फुल फॉर्म है बीच इन्वायरमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विसेज। नाम से इसका जो भी इसके अंदर का मैटर है वो आपको पहले ही क्लियर हो गया होगा। हाल फिलहाल में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इंडिया के अंदर इको लेबल बीम्स लॉन्च किया है, जिस हिसाब से एक ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन भी इको लेवल को मार्क करता था। आप समझ लो उसी का इंडियन वर्जन है ये। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अपने इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के अंदर में बीम्स को स्टार्ट किया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव वही है कि हम जितने भी हमारे कोस्टल वाटर्स हैं उनको सबसे पहले साफ़ बनाएंगे, पॉल्यूशन फ्री बनाएंगे। साथ ही साथ वहाँ पर हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करेंगे। जो भी बीच फैसिलिटीज़ हम देते हैं उसको हम प्रोटेक्शन मेजर लेंगे। साथ ही साथ कोस्टल इकोसिस्टम को कंजर्व भी करेंगे और वहाँ के जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको भी प्रोटेक्ट करेंगे। ये प्रोग्राम बीच रिक्रिएशन के लिए है और साथ ही साथ नेचर के साथ एक हार्मनी बननी चाहिए। मतलब डेवलपमेंट कितना भी हो जाए लेकिन इससे नेचर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगला आर्टिकल हमारा माउंट एवरेस्ट के मेजरमेंट से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में चाइना और नेपाल ने साथ में माउंट एवरेस्ट को फिर से मेजर, उसकी हाइट को, उसके एलिवेशन को फिर से मेजर करने का डिसीजन लिया है। माउंट एवरेस्ट जो है, जिसको नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जानते हैं, वो हमें पता है कि अर्थ का हाईएस्ट माउंटेन है सी लेवल के ऊपर देखा जाए तो। यहाँ पर ये आपको पता है कि ये माउंट एवरेस्ट नेपाल में और चाइना के बॉर्डर पर लोकेटेड है। चाइना और नेपाल के बीच में ये रीज़न बताया जाता है कि सबसे पहले जब हम इसका मेजरमेंट कर रहे थे
कब किया था? 1953 में। कौन किया था? ये इंडियन नेपालीज थे, तेंजिंग नॉर्गे, आप लोगों ने बचपन से ही इनका नाम सुना होगा, और एक न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी थे। इन्होंने जब इसको मेजर किया 1953 में, तो उस टाइम रिकॉर्ड किया गया कि भाई इसकी हाइट जो है वो 8,848 मतलब कि 8,848 मीटर्स है। और इसके बाद जो वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है K2, जिसको हम लोग गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर एक बात और है कि इसका नाम एवरेस्ट क्यों पड़ा? उस टाइम पर, अब जैसे यहाँ पर सागर माथा है, वैसे चाइना में इसको कुछ और नाम से जाना जाता है, तिब्बत में इसका कुछ और नाम है, माउंट एवरेस्ट तो एक कॉमन नाम है जो सभी पूरे वर्ल्ड में बोलते हैं। इंडिया में जैसे हिमालय रेंज है, चलो इंडिया में तो माउंट एवरेस्ट ही बोलते हैं। फिर यहाँ पर जो ये नाम है एवरेस्ट, ये पड़ा कैसे? तो 19th सेंचुरी में, मिड 19th सेंचुरी में जब इसको पहली बार स्केल किया गया था, तो उस टाइम पर सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के पद पर सर्व कर रहे थे सर जॉर्ज एवरेस्ट। इन्हीं के नाम पर ये पर्वत का नाम पड़ गया। अब मुद्दा ये आता है कि जब हमने ऑलरेडी इसका मेजरमेंट कर रखा है, तो इसको दोबारा से मेजर करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? देखो, ये तो हमें पता है कि हमारा जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से लगातार टक्कर कर रहा है, ठीक है। इससे क्या होता है कि ऐसा बोला जाता है कि माउंट एवरेस्ट की हाइट इससे बढ़ जानी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए चूंकि पहली बार जब इसको हम 1956 से ही ये मानते आ रहे हैं कि हिमालय की हाइट 8,848 मीटर ही है, तो अब हो सकता है कि ये चेंज हो गया हो। और साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि 2015 में नेपाल में हेवी अर्थक्वेक आया था, इसके वजह से भी हाइट हो सकता है चेंज हुआ हो। लेकिन मुद्दा अभी भी एक बड़ा बनता है, वो ये है कि हम आखिरकार हाइट किसको कंसिडर करेंगे, मतलब हाईएस्ट पीक पॉइंट होगा वो किसको कंसिडर करेंगे हम? क्या हम रॉक पॉइंट को कंसिडर करें या फिर जो हाईएस्ट स्नो पॉइंट है उसको कंसिडर करें? तो एक नेपाल की टीम है जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में 2019 में इसको मेजर किया, और मई 2020 में वापस से चाइना ने एक एक्सपीडिशन कैरी आउट किया था। लेकिन चाइना जो है वो अपने येलो सी को सी लेवल मान रहा है और नेपाल बे ऑफ बंगाल वाले कोस्ट को सी लेवल मान रहा है। तो उसके रेफरेंस में हो सकता है कि इनके जो लेवल हैं या फिर जो हाइट ये मेजर करते हैं वो डिफरेंट हो। माउंट एवरेस्ट का जो पहला सर्वे है, उस मिशन के अंदर वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक 1847 में ये बताया गया कि भाई माउंट एवरेस्ट है। उसके पहले जो है वो लोग सोचते थे जो कंचनजंगा है, जिसकी हाइट इस टाइम 8,582 मतलब 8,582 मीटर्स है, वो वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर एंड्रयू वॉग थे जिन्होंने ये टीम लीड की थी 1847 में, इन्होंने बताया कि नहीं, एवरेस्ट जो है वो सबसे है, इसको हम उस टाइम पर पीक 15 का नाम देते थे। पीक 15 सबसे ज़्यादा ऊंचा पर्वत है। यहाँ पर एक आप रेंज देख सकते हो, हमारे ग्रेटर हिमालयाज के पोर्शन में कौन कौन से आते हैं। नंगा पर्वत से ये इधर से स्टार्ट होता है। इसके बाद जो आपको याद करने वाले नाम है वो है अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मानसालू, मकालू, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। ये कुछ नाम आप याद कर सकते हो। आपको ये पता होना चाहिए कि सेकंड हाईएस्ट पीक जो है वो माउंट K2 है और थर्ड हाईएस्ट पीक कंचनजंगा है। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ की और चर्चा हुई, सर्वे ऑफ इंडिया की। तो सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया का नेशनल सर्वे और मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में काम करता है। 1767 में ये इस्टेब्लिश किया गया था और ये माना जाता है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर साइंटिफिक डिपार्टमेंट के नाम पर सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर देहरादून उत्तराखंड में है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करता है कि हम जियोडेसी या फिर फोटोग्रामेट्री या फिर मैपिंग या फिर मैप रिप्रोडक्शन में कैसे काम कर सकते हैं, और उसमें ये सर्वे करता है। यहाँ पर नाम दिया हमने जियोडेसी। जियोडेसी का क्या मतलब है कि ये एक प्रकार का ऐसा साइंस है जिसके अंदर हम लोग अर्थ के ज्योमेट्रिक शेप के बारे में समझते हैं, उसको मेजर करते हैं, देखते हैं कि स्पेस और ग्रेविटी फील्ड के ओरिएंटेशन में क्या ये चेंज हुआ है, अगर चेंज हुआ है तो कितना हुआ है, और उसको मेजर करते हैं। फोटोग्रामेट्री का मतलब है कि हम लोग फोटो की सहायता से, मतलब फोटोग्राफ्स की सहायता से हम लोग कुछ मेजरमेंट्स करते हैं। तो सैटेलाइट से जो भी इमेजेस पिक होती हैं उसके बेसिस पर भी हम कुछ मेजरमेंट अगर करते हैं तो उसको फोटोग्रामेट्री बोलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल ब्लू पेंसी के बारे में है। ये क्या है? ये देखो, एक तितली है जिसे हाल ही में कई सारे इन्वायरमेंटलिस्ट के द्वारा स्पॉट किया गया, मतलब देखा गया। तितलियों की एक फैमिली है जिसका नाम है निम्फेलिडे। इस फैमिली से संबंध रखती है ब्लू पेंसी तितली। इस फैमिली में देखो ऑलमोस्ट दुनिया भर में 6000 तितलियां आती हैं। साइंटिफिक नेम क्या है? जुनोनिया ओरिथिया। साइंटिफिक नेम वैसे यूपीएससी नहीं पूछती है। जैसे देखो, आपने रंग बिरंगे बाग देखे होंगे, डेकोरेटिव गार्डन, वहाँ पे अलग अलग तरह के फूल होते हैं।
तो उसी प्रकार से इस तितली के रंग होते हैं। ब्राइट ब्लू बटरफ्लाइज, ये जो तितली की स्पीसीज हैं दुनिया के कई पार्ट्स में मिलती हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका। इसी तितली के ग्रुप की एक स्पीसीज है ये ब्लू पेंसी। समझ गए? ब्राइट ब्लू बटरफ्लाइज तितलियों का एक ग्रुप है जो काफ़ी सारे जगहों पर मिलता है वर्ल्ड में, जैसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका। इसी ग्रुप की एक स्पीसीज है ये ब्लू पेंसी। ओपन हैबिटेट को प्रेफर किया जाता है ब्लू पेंसी के द्वारा, जैसे ग्रासलैंड्स, वेस्टलैंड्स, वुडलैंड्स, ओपन फॉरेस्ट एरिया और फार्मलैंड्स। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में नोट इवेल्युएटेड कैटेगरी में आती है ब्लू पेंसी। तो इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप लगा सकते हो। आमतौर पे यूपीएससी ज़्यादा फोकस तो देखो क्रिटिकली इंडेंजर्ड इन सब पे ज़्यादा करती हैं। आर्टिकल है वो क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क के बारे में है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये स्मार्ट सिटीज को क्लाइमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से एसेस करेगा कि मतलब वो कितने स्मार्ट हैं क्लाइमेट को लेकर, और ये एक प्रकार का असेसमेंट फ्रेमवर्क है। मतलब हम उसे कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे कि वो स्मार्ट सिटीज़ कितनी स्मार्ट हैं क्लाइमेट को लेकर, उसे एसेस करने का ये एक प्रकार का फ्रेमवर्क है जिसे हम क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क कह रहे हैं। देखिए, हाल ही में यूनियन मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 या 2.0 लॉन्च किया। मतलब ये इसका दूसरा पार्ट है या दूसरा वर्जन है। ये एक प्रकार का असेसमेंट फ्रेमवर्क है, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था, तो वो 1.0 रहा होगा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा कुछ क्लाइमेट रिलेवेंट पैरामीटर्स पे एसेस किया जाता है सिटीज़ को। ऑब्जेक्टिव तो यही है कि हम क्लियर रोड मैप तैयार कर सकें इंडियन सिटीज़ के लिए कि वो क्लाइमेट चेंज से कितना अच्छी तरीके से कॉम्बैट कर पा रहे हैं, उनकी प्लानिंग कैसी है और उसको लेकर वो कैसे एक्शंस ले रहे हैं। 28 इंडिकेटर्स हैं 5 कैटेगरीज में, जिनके बेसिस पर हम इस बात का अंदाज़ा लगाएंगे कि सिटीज़ कितनी स्मार्ट हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर। पहला है एनर्जी एंड ग्रीन बिल्डिंग, दूसरा अर्बन प्लानिंग, बायोडाइवर्सिटी एंड ग्रीन कवर, मोबिलिटी एंड एयर, वाटर पावर, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट। इन पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज़, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के तहत काम करती है, ये सपोर्ट कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को CSCAF को इम्प्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल कोल गैसिफिकेशन से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? यूनियन कोल मिनिस्ट्री ने एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया कोल गैसिफिकेशन के मुद्दे पर। क्या है ये कोल गैसिफिकेशन? देखो, कोल गैसिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसकी सहायता से सिन गैस को प्रोड्यूस किया जाता है। और सिन गैस क्या है, अगर यूपीएससी पूछ सकती है सिन गैस के बारे में। सिन गैस एक मिक्सचर है किन किन का? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नेचुरल गैस, वाटर वेपर, इन सब का मिक्सचर है। और सिन गैस प्रोड्यूस की जाती है कोल, वाटर और एयर या फिर ऑक्सीजन से। दोनों प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। सिन गैस के मिक्सचर में कौन कौन सी गैसेज आती हैं, और दूसरा सिन गैस को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, किन किन की सहायता से? कोल, वाटर और एयर या फिर ऑक्सीजन की सहायता से कोल गैसिफिकेशन होती है, यानी सिन गैस को प्रोड्यूस किया जाता है। सिन गैस के देखो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है सिन गैस की सहायता से। केमिकल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर्स। और कोल गैसिफिकेशन से जो हाइड्रोजन हमें प्राप्त होती है उसका भी काफ़ी सारे पर्पजेस के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जैसे एमोनिया को मैन्युफैक्चर करने के लिए। मीथेन और नेचुरल गैस जो एक्सट्रैक्ट होती हैं कोल गैसिफिकेशन से, उसको LNG में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस में, और डायरेक्टली उसे एज ए फ्यूल इस्तेमाल किया जा सकता है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। बट कुछ कंसर्न्स हैं। कोल गैसिफिकेशन जब होता है तो पानी का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है सिन गैस को प्रोड्यूस करने में, तो काफ़ी वाटर जो है वो कंटामिनेटेड हो जाता है, ज़मीन भी काफ़ी बार धंस जाती है, और इस पूरे प्रोसेस में जो वेस्ट वाटर होता है उसे डिस्पोज करने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। अब लास्ट में आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो ये वेबिनार ऑर्गेनाइज हुआ, इसमें यूनियन मिनिस्टर ने काफ़ी सारी बातें बताई, जैसे जो कोल इस्तेमाल होता है गैसिफिकेशन के लिए उसके रेवेन्यू शेयर में सरकार 20% कंसेशन देगी ताकि ज़्यादा कोल गैसिफिकेशन हो।
अगर कोल गैसिफिकेशन ज़्यादा होता है तो इससे सिंथेटिक नेचुरल गैस, एनर्जी फ्यूल, यूरिया फॉर फर्टिलाइजर और दूसरे केमिकल्स की प्रोडक्शन भी बूस्ट होगी। हमारे देश में सरफेस कोल गैसिफिकेशन को डेवलप करने के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया था, किसकी अध्यक्षता में डॉक्टर V.K. सारस्वत ये नीति आयोग के मेंबर हैं। इसके साथ साथ इस कमेटी में मिनिस्ट्री ऑफ कोल से दूसरे सदस्य भी शामिल हैं। इस कमेटी को काम दिया गया है कि आप संभावनाएं एक्सप्लोर कीजिए, कैसे बूस्ट किया जा सकता है सरफेस कोल गैसिफिकेशन को। इसके अलावा कोल इंडिया लिमिटेड ने भी प्लान किया है एटलीस्ट 3 गैसिफिकेशन प्लांट्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे डंकुनी के अलावा। डंकुनी का जो कोल गैसिफिकेशन प्लांट है वो अलग से, इसके अलावा 3 और गैसिफिकेशन प्लांट इस्टेब्लिश किए जाएंगे। अगला आर्टिकल हमारा साइनोबैक्टीरिया से रिलेटेड है। साइनोबैक्टीरिया का कॉमन नेम है ब्लू ग्रीन एल्गी। आप यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया हमें सभी प्रकार के पानी, जैसे कि फ्रेश वाटर हो गया, ब्रैकिश वाटर हो गया या फिर मैराइन वाटर हो गया, सभी जगह पाया जा सकता है। साथ ही साथ ये सॉइल्स में भी नेचुरली पाया जाता है और पानी में भी। ये अपने आप में ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। चूँकि इनका कलर ग्रीन है तो सनलाइट के प्रेजेंस में और आपको पता है फोटोसिंथेसिस के कारण ये अपना खाना खुद ही बना सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया को अगर कोई गर्म जगह मिल जाए या फिर कोई न्यूट्रिएंट रिच, जैसे कि फॉस्फोरस या नाइट्रोजन की अधिकता हो जहाँ पर, वैसा इन्वायरमेंट अगर मिल जाता है ना, तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। साथ ही साथ साइंटिस्ट का ये मानना है कि भाई साइनोबैक्टीरिया, ज़्यादातर साइनोबैक्टीरिया हार्मफुल टॉक्सिन्स ये सारी चीज़ें नहीं एमिट करते हैं। लेकिन चूंकि क्लाइमेटिक चेंज हमें देखने को मिल रहा है, इसीलिए कुछ जो टॉक्सिक साइनोबैक्टीरियाज थे उनकी तादाद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हाल फिलहाल में न्यूज़ में भी इसीलिए रहा है क्योंकि बोत्सवाना के अंदर में लगभग 300 हाथियों के मौत का जिम्मेदार साइनोबैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किए गए टॉक्सिन्स हैं। अब ये कौन कौन से जहरीले टॉक्सिन्स ये लोग बनाते हैं? एक है माइक्रोसिस्टीन और एक है एनाटॉक्सिन। ये 2 कॉमन ऐसे टॉक्सिन्स हैं जो कि साइनोबैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, जिसकी अगर अधिक मात्रा में अगर किसी ने कंज्यूम कर लिया तो उनके लिए खतरनाक हो सकता है और उनके मौत का जिम्मेदार भी ये टॉक्सिन्स बन सकते हैं। एक बार हम देख लेते हैं कि ये बोत्सवाना कहाँ पर है। सदर्न अफ्रीका में बोत्सवाना एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे साउथ अफ्रीका है, यहाँ बगल में इसके नामीबिया है, बगल में इसके इधर साइड में जिम्बाब्वे है और ऊपर कुछ और भी नेशंस हैं। फिलहाल ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहला तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये अपने आप में लैंडलॉक्ड कंट्री है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इससे पास होता है। तो अगर हम इस अफ्रीका की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और कहाँ से पास हो सकता है, तो एक तो यहाँ पर होगा नामीबिया, एक होगा बोत्सवाना, एक होगा मोजाम्बिक, एक होगा साउथ अफ्रीका और एक होगा मेडागास्कर, जो कि अलग से ये वाला आप देखते हो जगह। तो ये 5 ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है। अगला आर्टिकल हमारा डनाइड एग फ्लाई से रिलेटेड है। डनाइड एग फ्लाई रिसेंटली न्यूज़ में रहा क्योंकि इसको कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ने अभी हाल फिलहाल में ऑब्जर्व किया है, जब वो लोग रेयर साइटिंग ऑफ बर्ड्स के लिए एक ऑब्जर्वेशन ले रहे थे वहाँ पे। हालांकि ये मुद्दा इंपॉर्टेंट नहीं है। डनाइड एग फ्लाई जो है वो बटरफ्लाइज की लार्जेस्ट फैमिली से बिलोंग करता है, जिसका नाम ये लिखा हुआ है निम्फेलिडे। निम्फेलिडे जो है इसकी खासियत ये होती है, या फिर हम स्पेसिफिकली डनाइड एग फ्लाई की बात करें तो इसमें इसके जो पैर होते हैं आगे के, वो आगे के ब्रश लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, मतलब ब्रश फूटेड होते हैं। तो इसीलिए ये थोड़ा यूनिक है और काफ़ी बड़ा है। इसका हैबिटेट जो है वो किसी भी ओपन कंट्री का इनहैबिटेंट हो सकता है। मॉडरेट रेनफॉल वाले रीजन में पाया जाता है, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया रीजन में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया 1972 के अंतर्गत इसको प्रोटेक्टेड का दर्जा दिया गया है और IUCN रेड लिस्ट में ये नॉन इवेल्युएटेड है। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर जो डनाइड एग फ्लाई हैं वो एक प्लेन टाइगर बटरफ्लाई होती है, बहुत ही जहरीली ये बटरफ्लाई होती है, उससे ये मिमिक करते हैं जो इनकी फीमेल्स होती हैं। इसीलिए अपीयरेंस में ये कभी कभी हम लोग धोखा खा सकते हैं। हालांकि ये सारे फीचर्स जो हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप एक बार सुने भी रहोगे तो भी आपको एग्जाम टाइम में स्ट्राइक कर ही जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल एक्सपेंशन ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? अभी देखो, काजीरंगा नेशनल पार्क का टोटल एरिया है 884 स्क्वायर किलोमीटर। असम गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल को अप्रूवल दे दिया है 30.53 स्क्वायर किलोमीटर का और एरिया ऐड किया जाएगा ऑलरेडी काजीरंगा नेशनल पार्क का जितना एरिया है उसमें। तो काजीरंगा नेशनल पार्क न्यूज़ में है, बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। असम में है
नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था 1974 में। टाइगर रिजर्व यह है काजीरंगा नेशनल पार्क कब से, 2007 के बाद से ही। 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया भी डिक्लेयर किया हुआ है काजीरंगा नेशनल पार्क को। यहाँ पे कौन कौन से मेन एनिमल्स मिलते हैं, देखो सबसे ज़्यादा जो वन हॉर्न राइनो है वो यहीं पर मिलते हैं। इसके अलावा पार्क में एलिफेंट्स, वाइल्ड वाटर बुफेलोज और स्वैम्प डियर भी देखने को मिलते हैं। मतलब अच्छी खासी पॉपुलेशन है एलिफेंट्स की भी, वाइल्ड वाटर बुफेलोज और स्वैम्प डियर्स के भी। जो कंजर्वेशन एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, उन एफर्ट्स का ज़्यादा फोकस देखो 4 स्पीसीज पर है, राइनो, एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर और सबसे लास्ट में एशियाटिक वाटर बफेलो। वनस्पति की अगर बात करें, यहाँ पर टाल एलिफेंट ग्रास मतलब ऊंची ऊंची एलिफेंट ग्रास देखने को मिलती है। मार्शलैंड काफ़ी घना ट्रॉपिकल मॉइस्ट ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट। और मेनली देखो 4 रिवर्स काटती हैं, एक पैटर्न बनाती हैं इस नेशनल पार्क में इस प्रकार से, और जिसमें से सबसे मेन है ब्रह्मपुत्र। नेशनल हाईवे नंबर 37 इस पार्क से होके गुजरता है। नेक्स्ट आर्टिकल ग्रीन बी ईटर के बारे में है। क्या कंटेस्ट है, ग्रीन बी ईटर को देखा गया दिल्ली एनसीआर रीजन में। आर्टिकल पब्लिश हुआ है ग्रीन बी ईटर के बारे में। शुरुआत में तो देखो ग्रीन बी ईटर के बारे में डिस्क्रिप्शन दी गई है, दिखता कैसा है। देखो आमतौर पर यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछती है कि पक्षी दिखता कैसे है, हरे रंग का है, लाल रंग का है, आंखें लाल रंग की हैं, चोंच कैसी है, पतला है, मोटा है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछती यूपीएससी। अगर आप पुराने पेपर्स एनालाइज करोगे तो सेफली आप ये एज्यूम कर सकते हो। यूपीएससी ज़्यादातर क्वेश्चन पूछती है हैबिटेशन के बारे में, मतलब कहाँ पे पक्षी मिलता है, आयुष्मान की रेड लिस्ट में स्टेटस क्या है, और साइट्स कन्वेंशन में क्या स्टेटस है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या स्टेटस है। और देखो सही बताऊं तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में भी 1-2 बार ही यूपीएससी ने पूछा है, मतलब बहुत ज़्यादा बार तो नहीं पूछा। आयुष्मान की रेड लिस्ट में स्टेटस क्या है, इस पर यूपीएससी ज़्यादा फोकस करती है। तो आयुष्मान की रेड लिस्ट में ग्रीन बी ईटर का जो स्टेटस है लीस्ट कंसर्न है। वैसे देखो इसे हाई ट्री के ऊपर या फिर वीट के जो पौधे होते हैं उनके ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी पोल के ऊपर, वायर्स के ऊपर या फिर दूसरे ऊंचे स्थानों पर देखा जा सकता है। ये इंडिया में बहुत सारी जगहों पर मिलते हैं। वेस्ट अफ्रीका में, मोरिटानिया, सब साहरन अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, इंडिया में, नेपाल में, इन सभी जगहों पर इस ग्रीन बी ईटर को देखा जा सकता है। सभी प्रकार के हैबिटेट्स में ये रहते हैं, जैसे वेटलैंड्स, स्क्रबलैंड्स, इवन डेंसली पॉपुलेटेड जो अर्बन सेटलमेंट्स हैं वहाँ पर भी ग्रीन बी ईटर को देखा जा सकता है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ग्रीन टर्म अहेड मार्केट के बारे में है। क्या है ये, देखो एक प्लेटफॉर्म है, इसकी सहायता से रिन्यूएबल जो इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब रिन्यूएबल सोर्सेज से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है उसको बेचा जा सकता है। तो आप कह सकते हो ये पहला स्टेप है इंडिया की शॉर्ट टर्म पावर मार्केट की ग्रीनिंग की दिशा में। मतलब हमारी इंडिया की जो शॉर्ट टर्म पावर मार्केट है जिसमें थोड़े समय के लिए इलेक्ट्रिसिटी को परचेज किया जाता है, उसमें अभी तक देखो जो कोल प्लांट्स से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ज़्यादातर तो उसका ही सेलिंग और बाइंग होती है। बट अब धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी का जो शेयर है वो भी इंक्रीज होगा इंडिया की शॉर्ट टर्म पावर मार्केट में, और उस दिशा में ये पहला प्रयास है ग्रीन टर्म अहेड मार्केट यानी GTAM। ये अल्टरनेटिव न्यू मॉडल है जो इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि वो डेवलपर्स जो रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो ओपन मार्केट में अपनी इलेक्ट्रिसिटी बेच के बिना लॉन्ग टर्म पावर परचेजिंग एग्रीमेंट साइन किए। अभी तक क्या होता था कि लॉन्ग टर्म पावर परचेजिंग एग्रीमेंट साइन करने पड़ते थे रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने वाले डेवलपर्स के द्वारा। शॉर्ट टर्म पावर मार्केट में उनकी हिस्सेदारी काफ़ी कम थी। बट अब जो ये GTAM प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है इसकी सहायता से ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उनको सहूलियत होगी
इवन स्टेट्स को भी सहूलियत होगी। स्टेट्स अब ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकेंगे, क्योंकि उन्हें पता है ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस अगर होती है तो उसे बेचा जा सकता है आसानी से, इवन शॉर्ट टर्म पावर मार्केट में। इसके बाद देखो इस आर्टिकल में, आर्टिकल मतलब ये पीआईबी का आर्टिकल था, पीआईबी में लंबा चौड़ा आर्टिकल आया है इस ग्रीन टर्म अहेड मार्केट के ऊपर। तो पीआईबी के इस आर्टिकल में कहा जाता है जो इस प्लेटफॉर्म पे जो ट्रांजैक्शंस होंगी वो नेचर में बायलैटरल होगी, मतलब कौन रिन्यूएबल एनर्जी बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होगी। और इवन जो रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस होती हैं विभिन्न एंटिटीज़ की, इसका क्या मतलब है रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस? देखो सरकार क्या करती है, कुछ ऑब्लिगेशंस लगाती है एंटिटीज़ के ऊपर कि आपको इतनी इलेक्ट्रिसिटी परचेज करनी है तो कम से कम इतना % तो आप रिन्यूएबल एनर्जी परचेज कीजिए, बाकी आप फॉसिल फ्यूल से जो एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं उसे परचेज कर सकते हो। मकसद सरकार का ये होता है रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करना। तो इस मार्केट में, इस प्लेटफॉर्म पर जो खरीद फरोख्त होगी रिन्यूएबल एनर्जी की, वो खरीद फरोख्त रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस का भी ध्यान रखेगी। मतलब किसी एंटिटी की जो ऑब्लिगेशन है वो एंटिटी अपनी ऑब्लिगेशन को भी फुलफिल कर सकती है इस प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करके। इसके बाद देखो थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन भी है, जैसे ग्रीन टर्म अहेड मार्केट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उन्हें सेग्रीगेट किया जाएगा सोलर रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस और नॉन सोलर रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस के बीच डेली और वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। प्राइस डिस्कवरी जो होगी रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी की वो कंटिन्यूस बेसिस पे होंगी। ये सब फायदे होंगे इस प्लेटफॉर्म के जिसका नाम है ग्रीन टर्म अहेड मार्केट। यूपीएससी सिंपल से सिंपल और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पूछ सकती हैं, ज़्यादा संभावना सिंपल क्वेश्चन आने की है। जैसे ग्रीन टर्म अहेड मार्केट है क्या, तो आप बता सकते हो ये एक प्रकार का पोर्टल है, इस पे रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी की खरीद फरोख्त हो गई। चलते हैं आगे। जो अगला आर्टिकल है वो हिल्सा फिश के बारे में है। हाल ही में कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश ने एक स्पेशल परमिशन ट्रेडर्स को दे दी है कि वो हिल्सा फिश इंडिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं लिमिटेड स्केल पर दुर्गा पूजा के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि दुर्गा पूजा में ये जो मछली है रिचुअल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसीलिए ये कहा गया कि वो जो एक्सपोर्टर्स हैं वो हिल्सा फिश इंडिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये एक साल्ट वाटर फिश है जो कि बे ऑफ बंगाल से माइग्रेट करते हुए गंगा के फ्रेश वाटर्स में एंट्री करती है और वहाँ पे स्पॉन करती है, यानी कि अंडे देती है। देखिए स्पॉन जो वर्ड है अंडे देने के लिए, ये केवल मछलियों और मेढकों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप मुर्गी के लिए स्पॉन वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जो मुर्गी है वो ले करती है अंडे, स्पॉन नहीं करती। डिस्ट्रीब्यूशन ये गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम में पाए जाते हैं, इंडिया और बांग्लादेश दोनों ही जगहों पर, ठीक है। ये एक हेरिंग जो स्पीसीज़ है फिश की उसी प्रजाति से बिलोंग करती है, और क्लूपैडी जो एक फैमिली है उसी की ये स्पीसीज़ है। खैर ये तो यूपीएससी आपसे नहीं पूछेगी। IUCN रेड लिस्ट में इसका स्टेटस थ्रेटेंड है, ये आप जानते रहिए, ये यूपीएससी आपसे पूछ सकती है। ये बांग्लादेश की नेशनल फिश है, स्टेट सिंबल है इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा का। तो ये इन्फॉर्मेशन आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। जो अगला आर्टिकल है वो हाइड्रोजन एनरिच्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के बारे में है, यानी कि HCNG के बारे में है। सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने, जहां पर हम एक और सब्स्टिट्यूट तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं क्लीन फ्यूल के लिए, जिसका इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन में किया जा सके। और इस इनिशिएटिव के तहत जो CNG अभी तक इस्तेमाल हो रहा है, हम उसमें हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग करेंगे, मतलब हाइड्रोजन उसमें मिक्स करेंगे। 18% हाइड्रोजन की मिक्स करने की अभी बात चल रही है CNG इंजन्स के जो फ्यूल्स हैं उनके इस्तेमाल के लिए। उम्मीद है कि इससे इफिशियंसी बढ़ेगी और इन्वायरमेंट को कम नुकसान होगा। हाइड्रोजन की अगर CNG के साथ ब्लेंडिंग हम कर देते हैं तो जो ब्लेंडेड गैस हमें मिलेगा उसे ही हम HCNG बोलेंगे। H हम ऐड कर देंगे, CNG तो वो पहले से था। H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन। इसका इस्तेमाल हम गैसोलीन, डीजल फ्यूल और प्रोपेन या फिर LPG के स्थान पे कर पाएंगे। और उम्मीद ये है कि इसके इस्तेमाल के बाद जो अनडिजायरेबल गैसेस हैं जिनसे इन्वायरमेंट को और हमें नुकसान होता है वो कम मात्रा में रिलीज होंगी। अब यहाँ पर देखिए, कई बार यूपीएससी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस क्रिएट करती है तो प्रॉज एंड कॉन्स पर भी क्वेश्चंस फ्रेम कर दिए जाते हैं। इवन इन प्रीलिम्स, मेंस में तो ये पॉइंट्स काम के होते ही हैं। तो अगर हम HCNG का इस्तेमाल करते हैं तो हमें फ़ायदे क्या मिलेंगे? HCNG हाइड्रोजन एमिशन को रिड्यूस करेगा 70% तक, ऐसी उम्मीद है। और फ्यूल को भी हम बचा पाएंगे, मतलब फ्यूल की इफिशियंसी बढ़ेगी, 5% तक हम सेविंग कर पाएंगे फ्यूल की भी। ये पहला कदम होगा जहां पर हम हाइड्रोजन इकोनॉमी को क्रिएट करेंगे भविष्य में। जो इंजन्स हैं
वो कम मात्रा में नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि NO को रिलीज करेंगे, जो कि काफ़ी नुकसानदेह है। क्योंकि HCNG को इस्तेमाल करने के लिए इंजन्स में बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती, तो ये कंपैरेटिवली ईजी होगा कि हम इस ब्लेंडिंग को इस्तेमाल कर सकें। ये एक आइडियल फ्यूल होगा जिसका इस्तेमाल हम हैवी ड्यूटी व्हीकल्स में भी कर पाएंगे, मतलब जो भारी वाहन है उसमें भी कर पाएंगे। बेटर परफॉर्मेंस हम अवेल कर सकते हैं बिकॉज ऑक्टेन रेटिंग जो है इसकी काफ़ी बढ़िया है। H2 की ऑक्टेन रेटिंग ये डिटरमाइन करता है कि जो फ्यूल है वो कितना इफिशिएंट है। कंसर्न भी हैं कुछ, जैसे कि अभी भी हम इस चीज़ को लेकर कंसर्न है कि नेचुरल गैस में कितना ब्लेंडिंग की जाए कि हम अच्छी इफिशिएंसी अवेल कर सकें, रेशियो क्या हो। हमें एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा ताकि हम HCNG बना सकें, प्रिपेयर कर सकें, और कई तरीके के कदम हमें उठाने होंगे ताकि हम लार्ज स्केल पर HCNG का कमर्शियलाइजेशन कर सकें। वर्तमान में जो H2 की कॉस्ट है वो नेचुरल गैस से ज़्यादा है, मतलब कि जो HCNG की कॉस्ट होगी वो CNG से ज़्यादा होगी। तो ये भी कंसर्न रहेगा कि क्या लोग इसे ईजिली एक्सेप्ट करेंगे। तो देखिए ये कुछ फ़ायदे और नुकसान हैं। हमारा अगला आर्टिकल IEP इकोलॉजिकल थ्रेट रजिस्टर से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने एक इंडेक्स रिलीज़ किया है ग्लोबल टेररिज्म एंड पीस से रिलेटेड। इस इंडेक्स में ये बताया जा रहा है कि 31 कंट्रीज़ में रहने वाले जो 1.2 बिलियन लोग हैं, इनको इकोलॉजिकल थ्रेट से झेलना पड़ेगा आगे आने वाले समय में। जो आज की स्थिति है फ्रेश वाटर के अवेलेबिलिटी से, आज के 50 साल पहले जो भी फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी थी उसको अगर आज के समय से कंपेयर किया जाए तो 60% कम ऐसे फ्रेश वाटर अवेलेबल हैं। साथ ही साथ 2050 तक आते आते 2050 तक आते आते फूड के लिए जो डिमांड है वो 50% तक बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ इन सब के क्लाइमेट क्राइसिस भी फ्रिक्वेंटली आने लगेंगे। इसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि ऐसे 40 लीस्ट पीसफुल कंट्रीज होंगे जहां पर नेचुरल डिजास्टर खूब सारा आने लगेगा, खाने और पीने की शॉर्टेजेस बनने लगेगी, ऐसे थ्रेट्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी। टोटल 157 कंट्रीज जितना इन्होंने एक्सेस किया, उसमें से इन्होंने ये बताया कि 141 ऐसी कंट्रीज होंगी जिसमें 2050 तक आते आते कम से कम एक इकोलॉजिकल थ्रेट तो देख लिया होगा। सबसे ज़्यादा जो झेलने वाले लोग होंगे इकोलॉजिकल थ्रेट का वो सब सहारन अफ्रीका, साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका वाले कंट्रीज़ होंगे। साथ ही साथ इंडिया और चाइना में वाटर स्कार्सिटी आ जाएगा। इन्होंने ये बताया कि माइग्रेशन के नाम पर पाकिस्तान सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल को माइग्रेशन में देखेगा। इसके अलावा इथियोपिया और ईरान भी मास माइग्रेशन के रिस्क के साथ झेलेंगे। इसी चीज़ को यहाँ पर पिक्टोरियल ग्राफ में रिप्रेजेंट किया गया है कि ये एक पॉपुलेशन का बात करें और ये ईयर की बात करें तो माइग्रेशन कितना होगा। अगर हम नेचुरल डिजास्टर्स के थ्रू डिस्प्लेसमेंट देखें तो ये ऑरेंज कलर वाला है। साथ ही साथ अगर हम लोग आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के हिसाब से देखें तो ये ब्लू वाला कैटेगरी जो है ये आपको बता रहा है कि कितना पॉपुलेशन डिस्प्लेस कर जाएगा। जो अगला आर्टिकल है वो कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में है जिसे G20 के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि ग्रुप ऑफ 20 नेशंस के द्वारा। जो दुनिया की 20 थ्राइविंग इकोनॉमीज हैं ये उनका ग्रुप है G20। उनकी EMM की मीटिंग हुई। EMM स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग। इसकी प्रेसिडेंसी थी वो सऊदी अरेबिया के पास रही। कुछ इनिशिएटिव्स इसमें लॉन्च किए गए। पहला इनिशिएटिव था ग्लोबल इनिशिएटिव टू रिड्यूस लैंड डिग्रेडेशन। यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क्स है उसे स्ट्रेंथन करने की बात की गई, क्योंकि लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के लिए काफ़ी फ्रेमवर्क पहले से बनाए गए हैं, तो उन्हें स्ट्रेंथन करके हम इंप्लीमेंट करेंगे। G20 मेंबर स्टेट्स में जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है हम उसे रिवर्स करेंगे, मतलब उसे वापस से इंप्रूव करेंगे। अगला इनिशिएटिव था कोरल रीफ प्रोग्राम। ये एक इनोवेटिव एक्शन ओरिएंटेड इनिशिएटिव है कि मतलब अब हम एक्शन लेंगे तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी काम करेंगे ताकि जो कोरल रीफ का कंजर्वेशन है, रिस्टोरेशन है, एडाप्टेशन है, हम उसे इंश्योर कर सकें। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर किए जाएंगे जो कि एमिशन वगैरह को मैनेज करेंगे और क्लाइमेट चेंज एडाप्टेशन को क्लासीफाई करेंगे या इवेल्युएट करेंगे। यहाँ पर देखिए लैंड डिग्रेडेशन का क्या मतलब होता है। कोई भी लैंड का ऐसा टुकड़ा जिसकी बायोलॉजिकल या इकोनॉमिक प्रोडक्टिव कैपेसिटी में कोई कमी आती है, तो ऐसी स्थिति को लैंड डिग्रेडेशन कहा जाता है। कोरल्स जो होते हैं वो छोटे छोटे सॉफ्ट बॉडीड मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये कोई पौधा नहीं होता, ये जीव होते हैं। ठीक है, ये जो जीव होते हैं ये कुछ कॉलोनीज में रहते हैं। उन कॉलोनीज को ही रीफ कहा जाता है। और इनके ऊपर लाइमस्टोन का एक स्केल्टन होता है, एक कवर होता है, खोल होता है, जिस पर एल्गीज आ जाती हैं, जिसकी वजह से आपको ये कलरफुल दिखते हैं। इनका अपना कलर नहीं होता, ये एल्गी का कलर होता है। ठीक है, G20 एक इनफॉर्मल ग्रुप है 19 देशों का, और एक इसमें यूरोपियन यूनियन है, मतलब 20 थ्राइविंग इकोनॉमीज हैं। और इसमें IMF के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी होते हैं, वर्ल्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं। 1999 में इसे फाउंड किया गया था। ये फोरम है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है,
और इसीलिए इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है या मैनेजमेंट नहीं है। अब फोरम और ऑर्गेनाइजेशन में क्या अंतर होता है? देखिए, फोरम जो होता है ये ऐसे लोगों का समूह होता है जिनके कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, और इसका जो मूल उद्देश्य होता है वो कॉमन इंटरेस्ट पर डिस्कशन करना होता है। फोरम का मतलब समझ गए? ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन जो होता है इसका अपना एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप होता है और इनके पास डिफाइंड रोल्स एंड फंक्शंस होते हैं। एक तो इंस्टीट्यूशनल सेटअप होता है और दूसरा डिफाइंड रोल होता है और फंक्शंस होते हैं। तो मतलब आपको समझ में आ गया अंतर क्या है? फोरम और ऑर्गेनाइजेशन में अंतर होता है। फोरम का कोई इंस्टीट्यूशनल सेटअप नहीं होता, वहां पर कॉमन इंटरेस्ट वाले लोग आते हैं, डिबेट एंड डिस्कशन करते हैं, जबकि ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप होता है और इस इंस्टीट्यूशनल सेटअप में डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। इसीलिए इनका अपना परमानेंट सेक्रेटेरिएट और मैनेजमेंट भी होता है, जबकि फोरम के साथ ऐसा नहीं होता। G20 एक फोरम है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। G20 के जो मेंबर्स हैं उनके नाम यहां पर दिए गए हैं: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके, यूएसए और EU। ये 20 हैं इसके मेंबर्स। आपको जो याद रखना है वो ये है कि चाइना इसमें है, रशिया इसमें है, यूएसए इसमें है और इंडिया इसमें है और पाकिस्तान इसमें नहीं है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला आर्टिकल हमारा इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर से रिलेटेड है, जिसको 16 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया। 16 सितंबर 2009 ये वो दिन है यूनाइटेड नेशन की हिस्ट्री में जब पहली बार ऐसा हुआ कि कोई ट्रीटी को यूनिवर्सल रेटिफिकेशन मिल जाए, मतलब कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और इससे पहले वियना कन्वेंशन। ये दोनों ट्रीटीज ऐसी थीं जिनको यूनिवर्सली सभी ने रेटिफाई कर दिया। इसी दिन ओजोन लेयर को डिप्लीट करने वाले जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर में ड्राफ्ट किया गया, पहचाना गया कि भाई ये सब्सटेंसेस हैं जिनको हमें हटाने का काम करना है। मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के प्रिंसिपल एम की बात करें तो इसका काम ही यही है कि जितने भी ओजोन लेयर को डिप्लीट करने वाले सब्सटेंसेस हैं उनके कंजम्पशन को ग्लोबल लेवल पर कम करना और साथ ही साथ उनके प्रोडक्शन लेवल को हटा देना, बंद कर देना, कम कर देना। साथ ही साथ साइंटिफिक नॉलेज और टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करना, जिससे कि ऐसे जितने भी सब्सटेंसेस हैं जो कि ओजोन लेयर को प्रभावित करते हैं उनका रिप्लेसमेंट हम किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ कर सकें। एक बार देख लेते हैं कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा आइडेंटिफाई किए गए कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं। इनमें सबसे पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलॉन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, मिथाइल ब्रोमाइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्टिकल इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक वेबिनार को चेयर किया इस इशू पे। देखो, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था कि 2019 से हर साल जो 7 सितंबर का दिन है वो इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज के रूप में ऑब्जर्व किया जाएगा। मकसद क्या है? मकसद ये है लोगों में जागरूकता पैदा करना कि क्लीन एयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हेल्थ के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए, इकोनॉमी के लिए और इन्वायरमेंट के लिए भी। अगर देखो अवेयरनेस फैलेगी क्लीन एयर के बारे में तो लोग ज़्यादा जागरूक होंगे। इवन विभिन्न जो डाइवर्स इंटरनेशनल एक्टर्स हैं वो भी अलग अलग सॉल्यूशंस लेके आएंगे ताकि एयर की क्वालिटी जो ख़राब है उसे मैनेज किया जा सके। थीम है इस बार इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज की क्लीन एयर फॉर ऑल। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज के बारे में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल हमारा लेप्टार्मा बिजू से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में 2 यूनिवर्सिटीज़ ने, एक सिंगापुर की है और एक हमारे इंडिया में केरला बेस्ड यूनिवर्सिटी है, जिनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है। तो उन्होंने एक लेप्टार्मा बिजू के नाम से एक नई स्पेशीज़ की खोज की है। ये स्पेशीज़ ट्री स्पाइडर क्रैब की स्पेशीज़ है। यहाँ पर कसारगोड केरला में एक जगह है, वहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर में इसको पाया गया। लेप्टार्मा बिजू चूंकि इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लेप्टार्मा स्पेशीज़ का ये ऐसा पहला स्पेशीज़ है स्पाइडर क्रैब का जो कि हमारे कंट्री में पाया गया है। इसका नाम जो लेप्टार्मा बिजू रखा गया है, ये जो हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के अंदर में ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्वेटिक बायोलॉजी एंड फिशरीज़ है, इसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उनका नाम है बिजू कुमार। उन्हीं के नाम पर लेप्टार्मा बिजू का नाम रखा गया है। जो अगला आर्टिकल है वो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट के बारे में है। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 अभी हाल ही में रिलीज किया गया है।
इसे रिलीज़ किया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा और ये हर 2 साल में एक बार पब्लिश किया जाता है। 1998 से ही इसे पब्लिश किया जा रहा है। ये लिविंग प्लैनेट इंडेक्स के ऊपर बेस्ड होता है जो कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेशंस के बेसिस पे तैयार किया जाता है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब होता है कि हम नेचुरल कैपिटल की कितनी डिमांड कर रहे हैं, उसे ही इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहा जाता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें निकल के आई, जैसे कि 68% जो ग्लोबल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है वो 1970 से लेकर 2016 के बीच में कम हो चुकी है। 75% जो अर्थ का आइस फ्री लैंड सरफेस है हम उसे सिग्निफिकेंटली एल्टर कर चुके हैं। ज़्यादातर जो समंदर का इलाका है वो पोल्यूटेड हो चुका है। 85% एरिया वेटलैंड्स का हमने खो दिया है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट ड्राइवर है बायोडाइवर्सिटी लॉस का, वो है लैंड यूज चेंज। लैंड का जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, मतलब हमने जो जंगल थे उन्हें काटकर एग्रीकल्चर पर्पस से इस्तेमाल किया और अब अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो इससे काफ़ी नुकसान हुआ है। जो हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ है वो लैंड यूज़ को, जो चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं लैंड यूज़ की वजह से, उसकी वजह से हो रहा है और वो ज़्यादा यूरोप और सेंट्रल एशिया में देखा गया। जो मोस्ट थ्रेटेंड बायोडाइवर्सिटी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा हमने ग्लोबली बायोडाइवर्सिटी को थ्रेटेंड पाया, वो है फ्रेश वाटर बायोडाइवर्सिटी। लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन लॉस जो हमें मिला है वो लैटिन अमेरिका में मिला है, दैट इज 94%। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वैसे इन पॉइंट्स को मीन्स में भी यूज़ किया जा सकता है। अगला आर्टिकल हमारा मास पायलट वेल स्ट्रैंडिंग इन तस्मानिया से रिलेटेड है। ये जो वेल स्ट्रैंडिंग होती है या फिश स्ट्रैंडिंग होती है, ये तस्मानिया में बहुत कॉमन है। मतलब कि और इस मासिव लेवल पर, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे कि इतनी सारी जो ये पायलट वेल है ये किनारे पर आके बिल्कुल ऐसे आ जाती हैं, पड़ जाती हैं। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ऐसा क्यों करती हैं ये हमें पता नहीं चल पाया है। बहुत लोगों का ये कहना है कि भाई इनको जब ऐसा कुछ ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है तो सरफेस पर आने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सरफेस पर आते आते कभी कभी भटक जाती हैं और ये शैलो वाटर में आ जाती हैं। कुछ लोग का ये मानना है कि ये डिसीज्ड हैं, मतलब कि ये बीमार होती हैं, इसीलिए ये शैलो वाटर में खोजती हैं अपने आप को, ताकि वहाँ पर आराम से बहुत ज़्यादा इनको मेहनत ना करनी पड़े और आराम से सांस वाँस ले पाएँ। लेकिन और बाद में ये जब यहाँ पर आके फंस जाती हैं या फिर ऐसे होती है कि ये अपने आप को मूव नहीं कर पाती हैं। इनको पायलट वेल इसलिए बोला जाता है क्योंकि जितनी बार भी ऑब्जर्वेशन किया गया, हमेशा ऐसा सुनने में या देखने में आता है कि इनकी एक ऐसी वेल होती है जो कि सभी अपने पीछे वाली वेल्स को पायलट करती है। ठीक, तो इसीलिए इनका नाम ही पायलट वेल पड़ गया। लैटिन नेम में इनको ग्लोबी सेफाला बोलते हैं, जिसका मतलब है राउंड हेड। इनका सिर जैसा है, बिल्कुल गोले आकार का होता है, इसी से इनको पहचाना जाता है। इनकी 2 स्पीशीज़ हैं, एक शॉर्ट फिन्ड है और एक लॉन्ग फिन्ड है। ट्रॉपिकल रीजन या वार्म टेम्परेट रीजन्स में शॉर्ट फिन्ड मिलते हैं और इनहैबिट कोल्डर वाटर्स में हम लोग को लॉन्ग फिन्ड मिलते हैं। IUCN रेड रेट के हिसाब से ये डेटा डिफिशिएंट की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्मानिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे वाला हिस्सा यहाँ पर है। जो अगला आर्टिकल है वो मीथेन हाइड्रेट के बारे में है। अभी हाल ही में बायोजेनिक मीथेन हाइड्रेट पर एक स्टडी को कंडक्ट किया गया। बायोजेनिक का मतलब एक ऐसे मैकेनिज्म से है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से मीथेन को प्रोड्यूस किया जाता है। और ये जो बायोजेनिक मीथेन हाइड्रेट के स्टडी की बात की जा रही है, ये केजी बेसिन में यानी कि कृष्णा गोदावरी बेसिन में इसकी रिसर्च को कंडक्ट किया गया। इस रिसर्च को कंडक्ट किसने किया? इस रिसर्च को कंडक्ट किया गया था आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, यानी कि ARI के द्वारा। एक प्रकार का ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के तहत काम करता है। मीथेन के बारे में बात करते हैं। मीथेन एक बहुत ही क्लीन और इकोनॉमिकल फ्यूल है, मतलब बहुत महंगा भी नहीं है। इसीलिए नेचुरल गैस जिसका इस्तेमाल किया जाता है वो उसका एक मेजर कंस्टिट्यूएंट भी है मीथेन। अगर हम हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स की बात करें तो उनकी तुलना में मीथेन जो है वो बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है इस लिहाज से, और मतलब ईच यूनिट ऑफ हीट जो ये जनरेट करता है उसके लिए CO2 का रिलीज बहुत कम करता है। तो कंपैरेटिवली ठीक है ये, एटलीस्ट हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स की तुलना में। ठीक है, मीथेन हाइड्रेट की बात करते हैं। देखिए, ये एक प्रकार का सॉलिड क्लैथरेट कंपाउंड होता है। क्लैथरेट का मतलब यहाँ पर यह है कि आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर में मिलता है सॉलिड फॉर्म में, और ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको सॉलिड फॉर्म में मिलता है इसमें बहुत बड़ी मात्रा में मीथेन ट्रैप्ड रहता है। मतलब एक छोटा सा क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म आपको मिलेगा, इसके अंदर जो मीथेन गैस होगी उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। दैट इज़ द रीज़न कि जो मीथेन हाइड्रेट है इसको लेकर साइंटिस्ट काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है जो कि सॉलिड फॉर्म में आपको मिलेगा, आइस की तरह ही होता है, बट ये मीथेन को ट्रैप करके रखता है। मीथेन हाइड्रेट बनते कैसे हैं? जब हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर और मीथेन ये आपस में कांटेक्ट में आते हैं हाई प्रेशर में, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम हो।
ओशंस की तली में। देखिए ये दोनों ही चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी, क्योंकि पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और समंदर की तली में हमें टेम्परेचर तो लो मिल ही जाता है। इन दैट केस मतलब हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर में ये मीथेन हाइड्रेट बनते हैं। अगर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ मीथेन हाइड्रेट आपको मिले कुछ इस तरीके से 1 क्यूबिक मीटर, तो इसमें जो आपको मीथेन मिलेगा दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 160 टू 180 क्यूबिक मीटर। मतलब ये जो मीथेन हाइड्रेट है ये तो बहुत छोटा होगा, लेकिन इसके पास जो मीथेन की मात्रा होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि मीथेन हाइड्रेट के लिए जो स्टडी की जा रही है केजी बेसिन में, अगर वो हमें मिलता है, अगर हम उसे कम भी एस्टिमेट करें तो जो फॉसिल फ्यूल रिजर्व दुनिया में पूरा है उसका दुगना हमें यहाँ पे मीथेन मिल जाएगा। ऐसे स्पेकुलेशंस हैं, अब वो तो बाकी रिसर्च के बाद ही पता चलेगा। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि कैसे समंदर की तनी में जो सेडिमेंटेशन आता है, मतलब जो ये मिट्टी जमा हो जाती है, उसी के नीचे हमें मीथेन हाइड्रेट मिलता है, जिसमें मीथेन गैस जो है वो ट्रैप्ड रहती है। आर्टिकल मिशन लैंटाना के बारे में है। देखिए एक स्पेशल ड्राइव यानी कि एक स्पेशल इनिशिएटिव लिया गया है ताकि लैंटाना नाम की जो एक इन्वेजिव स्पीसीज है इसे हम अपरूट कर सकें, मतलब कि ख़त्म कर सकें। इसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है। जो एक बहुत ही फेमस सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर जो फ्लोरा और फौना हैं उन्हें काफ़ी नुकसान हो रहा है इस इन्वेजिव स्पीसीज़ की वजह से। इसी स्पीसीज़ को ख़त्म करने के उद्देश्य से ये मिशन लॉन्च किया गया है। तो ये जो प्लांट का नाम है लैंटाना, उसी के नाम पर ही इस मिशन को नाम दे दिया गया है मिशन लैंटाना। इसे अपरूट करके यानी कि इसे ख़त्म करके जो एक इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन है हम उसे करने का प्रयास करेंगे और बायोडाइवर्सिटी को सेव करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये झाड़ियों के फॉर्म में होता है, बुशेस के फॉर्म में होता है। यहाँ पर आप इमेज में देख भी सकते हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। बहुत खूबसूरत से फ्लावर्स आपको इसके ऊपर मिलेंगे एंड दैट वाज द रीज़न कि इसे इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में। लैंटाना कमारा ये एक स्मॉल पेरिनियल श्रब है, मतलब पूरे साल ये हरा भरा रहता है। ये झाड़ियों के फॉर्म में रहता है और ये झाड़ियाँ बहुत घनी होती हैं, मतलब कि जो रोशनी है वो भी इन झाड़ियों के नीचे नहीं जा पाती है, तो काफ़ी डेंस होती है। ये सेंट्रल और साउथ अमेरिका के नेटिव है, मतलब नेटिव फॉर्म में ओरिजिनली ये वहाँ पर पाई जाती है। बाकी दुनिया के कई सारे अन्य स्थानों पर इसे इंट्रोड्यूस किया गया बिकॉज ऑफ इट्स डेकोरेटिव मेरिट, मतलब देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है, इसी वजह से डेकोरेटिव प्लांट के तौर पे कई सारी जगहों पर इसे इंट्रोड्यूस किया गया। बाद में इसके नुकसान देखे जाने लगे। ये एक प्रकार की इन्वेजिव स्पीसीज़ है जो ट्रॉपिकल रीजन्स में मेजरली इंट्रोड्यूस की गई ऑर्नामेंटल प्लांट के फॉर्म में। इंडिया में 1807 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया खूबसूरत पौधे के तौर पे। जनरली ये नुकसानदेह होते हैं बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्रीकल्चरल वीड के फॉर्म में ये नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हम इम्पैक्ट की बात करें, प्रभाव की बात करें, तो चूंकि ये बहुत घने होते हैं तो बहुत बड़ा लैंड का एरिया ये कवर कर लेते हैं और जो नेचुरल लाइट है उसे ज़मीन तक नहीं पहुंचने देते। बाकी का जो फ्लोरा फौना है उसे न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है इनकी वजह से। इनकी जो पत्तियां होती हैं उसमें से कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस निकलता है और जो छोटे छोटे इनके फल होते हैं जब ये पक जाते हैं, जिसे आप राइप बेरीज बोल सकते हैं, जब एनिमल्स उन्हें खा लेते हैं तो उससे उन्हें भी नुकसान होता है। बाकी जो वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स हैं, रिवर बैंक्स हैं, जो प्रोजेक्ट टाइगर के एरियाज़ हैं, वहाँ पर भी इस स्पीसीज़ ने इन्वेड किया है और नुकसान पहुँचाया है। तो इससे निजात पाने का ये एक प्रयास किया जा रहा है मिशन लैंटाना के तहत। जो हमारा अगला पॉइंट है इस आर्टिकल में दैट इज़ अबाउट सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पर इस मिशन को लॉन्च किया गया। लोकेशन इसकी उदयपुर राजस्थान में है। इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1987 में बनाया गया था। कई तरीके के एनिमल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, लाइक चीतल्स, पैंथर्स, हेयर्स, ब्लू बुल्स जिसे आप नीलगाय बोलते हैं, जयकाल, वाइल्ड बोर्स, हाइनास, सांभर्स। 279 प्लांट स्पीसीज भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको इंडियन वल्चर्स मिलते हैं जिन्हें लॉन्ग बिल्ड वल्चर भी कहा जाता है। आयुष्मान रेड लिस्ट का स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इनका साइंटिफिक नेम आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। साइट्स के स्टेटस के तौर पे इन्हें अपेंडिक्स 2 में रखा गया है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में इनका जो स्टेटस है दैट इज इन शेड्यूल 1, मतलब हाईएस्ट लेवल का प्रोटेक्शन आपको इंडियन वल्चर्स के लिए मिलता है। जो अगला आर्टिकल है वो मोर्फोलॉजिकल फेनोटाइपिक प्लास्टिसिटी इन कलिंगा फ्रॉग के बारे में है। हाल ही में जो इंडियन साइंटिस्ट हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पुणे के, उन्होंने जो कलिंगा क्रिकेट फ्रॉग है उसमें मोर्फोलॉजिकल फेनोटाइपिक प्लास्टिसिटी को डिस्कवर किया है। अभी मोर्फोलॉजिकल फेनोटाइपिक प्लास्टिसिटी क्या है? मोर्फोलॉजी का मतलब होता है जो बॉडी का स्ट्रक्चर है। देखिए मोर्फोलॉजी का मतलब ये होता है फिजिकल फीचर में चेंज। फेनोटाइपिक का मतलब क्या होता है? फेनोटाइपिक का मतलब होता है कि जो ऑब्जर्वेबल फीचर होता है, जब आप किसी एनिमल को देखते हैं या जीव को देखते हैं तो उसका अपीयरेंस, उसका कलर, बिहेवियर, इसे उसका फेनोटाइप बोला जाता है।
तो जो फिजिकल बिहेवियर है उसमें जो चेंजेस हैं उसे ही मॉर्फोलॉजिकल फेनोटाइपिक प्लास्टिसिटी कहा जाता है। ये एटमॉस्फेयर के साथ साथ चेंज होता रहता है। तो ये जो फीचर है ये हमने कलिंगा क्रिकेट फ्रॉग में ऑब्जर्व किया। ये है न्यूज़। ये जो कलिंगा क्रिकेट फ्रॉग है इसे 2018 में आइडेंटिफाई किया गया था। इसकी डिस्कवरी 2018 में हुई थी। इसके अंदर ये फीचर अभी हमने आइडेंटिफाई किया है, इस जीव को अभी आइडेंटिफाई नहीं किया है, ये तो 2018 में आइडेंटिफाई हो गया था। हमें शुरू में लगा था कि ये एंडेमिक है ईस्टर्न घाट का, मतलब सिर्फ वहीं पाया जाता है, लेकिन बाद में हमें सेंट्रल वेस्टर्न घाट में भी मिल गया तो पता चल गया कि ये वहाँ का एंडेमिक नहीं है, हालांकि फीचर्स डिफरेंट मिले हैं अलग अलग जगहों पे। अगला आर्टिकल हमारा नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क से रिलेटेड है। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क ओडिशा में है। अब यहाँ पर बात ये आ रही है कि हाल फिलहाल में 2 स्लॉथ बियर्स हैं। स्लॉथ बियर्स कौन होते हैं पता है आपको? जो कि इंडियन में जिसको हम लोग भालू बोलते हैं। ऐसे हर बियर भालू नहीं होता है, ये स्लॉथ बियर्स को ही हम भालू बोलते हैं। हिंदी में जो हम भालू बोल रहे हैं इसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में हनी बियर बोलते हैं। ठीक, ये जो इसका साइंटिफिक नेम है हनी बियर का वो है मिलर्सिस यूरसिनस। बहुत कठिन नाम है, हालांकि आपको याद नहीं करना है, लेकिन आप जानते रहिए बस। इसके अलावा ऐसी दूसरी बहुत सारी 8 स्पीशीज़ होती हैं बियर्स की, जो कि अलग अलग ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका में बेस्ड हैं। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्लॉथ बियर है इसका IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर में आता है। साइट्स की लिस्टिंग में ये अपेंडिक्स 1 में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर में शेड्यूल 1 का जानवर है। प्रॉब्लम क्या हो गई? प्रॉब्लम ये हुआ कि हैबिटेट लॉस आपको पता ही है क्यों हो रहा है, क्योंकि इनके बॉडी पार्ट्स की लोग पोचिंग करते हैं। पोचिंग करने का मतलब ये है कि इनको लोग मार डालते हैं। कभी कभी इनको सर्कस में परफॉर्मेंस करने के लिए भी लोग पकड़ लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये अपने अग्रेसिव बिहेवियर के लिए, मतलब क्रॉप्स वगैरह डैमेज कर देते हैं तो लोग इनको हंट कर देते हैं, मतलब मार डालते हैं। इसलिए भी ये लॉस में है। यहाँ पर हमें नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अपने आप में बहुत यूनिक जूलॉजिकल पार्क है ये। इसकी शुरुआत हुई थी 1960 में। इस टाइम इसको इनॉग्रेट किया गया था। उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर से 15 किलोमीटर दूरी पर है। इसके जो मेंबर हैं, ये इंडिया का पहला ऐसा जू बना था जिसको वाजा, मतलब कि वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूस एंड एक्वेरियम में मेंबरशिप मिली थी। वाजा जो है वो एक प्रकार का ग्लोबल अलायंस है जिसके अंदर नेशनल फेडरेशंस, जूस, एक्वेरियम या फिर दूसरे रीजनल एसोसिएशंस के साथ मिलके ये बात पर ध्यान दिया जाता है कि जो भी नेचुरल हैबिटेट है जानवरों का, उनको हम कंजर्व करेंगे, इवन जानवरों का भी ध्यान रखेंगे। मतलब कि ये ध्यान देते हैं कि जानवरों से कुछ भी बुरा बर्ताव तो नहीं रखा जा रहा है। ये समझिए कि ये जो नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क है ये इंडियन पैंगोलिन और वाइट टाइगर का भी लीडिंग जू ब्रीडिंग सेंटर है। इसके अलावा यहाँ पर लेपर्ड्स, माउस डियर, लायंस, रैटल और वल्चर्स की भी ब्रीडिंग होती है। ये वर्ल्ड का पहला ऐसा कैप्टिव क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर बना था 1980 में। और साथ ही साथ इसी पार्क के अंदर में एक स्टेट बोटैनिकल गार्डन ऑफ नंदनकानन है, जो कि ओडिशा का एक नेचर एजुकेशन सेंटर है और यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स की स्पीशीज को हम लोग कंजर्व करते हैं। अगला आर्टिकल है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू के बारे में है, NPV। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने अभी रिक्वेस्ट किया है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से कि आप हमें NPV से छूट दे दीजिए नेट प्रेजेंट वैल्यू से। है क्या ये नेट प्रेजेंट वैल्यू? नेट प्रेजेंट वैल्यू एक मैंडेटरी वन टाइम पेमेंट होता है। ये पेमेंट क्यों करनी पड़ती है? मान लीजिए कोई फॉरेस्ट एरिया है, जंगल का एरिया है और इस एरिया पर कोई इंडस्ट्री बनाई जानी है या किसी भी कारण से इस जंगल को काटना है, तो ये जो जंगल होते हैं, फॉरेस्ट लैंड होता है, वो हमें कई तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। जैसे वो ना केवल हमें फ्रेश एयर देते हैं बल्कि वो वाटर प्योरीफाई करते हैं। कई तरीके की और बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड सर्विसेज हैं जो ये फॉरेस्ट हमें प्रोवाइड करवाते हैं। तो जो सर्विसेज वो हमें प्रोवाइड करवाते हैं उसकी एक वैल्यू होती है। उसी वैल्यू को एसेस कर लिया जाता है कि अगर आप ये जंगल काट देंगे तो इतने वैल्यू की जो सर्विस है वो हमें नहीं मिलेगी, तो वो पैसा आपको पे करना पड़ेगा और वो पैसा जो मिलेगा उसी से हम वापस से जंगल लगाएंगे। क्योंकि देखिए, डेवलपमेंटल पर्पस से जंगलों को काटना समटाइम्स बहुत ज़रूरी हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें खो दें, बल्कि हम उसे वापस से डेवलप करें। उसमें थोड़ा समय लग सकता है लेकिन हम उसे वापस से डेवलप कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत अब तो हम कंपनसेट कर ही पाएंगे। तो यहाँ पे अगर कोई जो यूज़र है वो फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट कर रहा है नॉन फॉरेस्ट यूज़ के लिए, तो उसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत एक मैंडेटरी वन टाइम पेमेंट करनी पड़ती है, जिसे नेट प्रेजेंट वैल्यू कहा जाता है। इसे इस बेसिस पे जज किया जाता है कि वो फॉरेस्ट लैंड हमें कितनी इकोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है। अब ये वैल्यू कितनी होगी ये डिपेंड करता है कि वो फॉरेस्ट किस लोकेशन पे है और उस फॉरेस्ट का नेचर क्या है, वो कितना डेंस है, वो कितनी सर्विसेज देता है और किस प्रकार का इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज डेवलप किया जाने वाला है। मतलब कोई केमिकल इंडस्ट्री लग रही है, वो तो पूरा ही जंगल या पूरी लोकेशन को बर्बाद कर देगी, या कोई स्कूल बनाना है ना,
स्कूल बनाना है तो फिर उसके लिए हम छूट दे सकते हैं, या फिर कोई हथकरघा उद्योग लगाना है जिसमें कम नुकसान होगा, तो इसी बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें कितनी वैल्यू वसूलनी है पार्टिकुलर फॉरेस्ट को अगर हम डाइवर्ट कर रहे हैं। तो ये पेमेंट जो मिलती है नेट प्रेजेंट वैल्यू, उसे हम कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड में जमा करवा देते हैं, जिसका इस्तेमाल अफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन के लिए किया जाता है। जो CAF है, इसे मैनेज करने के लिए एक अथॉरिटी है जिसका नाम कंपा है, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। एक फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी होती है, एक प्रकार की स्टैच्यूटरी बॉडी है, जिसे गठित किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। ये डिसाइड करते हैं कि इस लैंड को, जो फॉरेस्ट लैंड है, इसे डाइवर्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, हमें इस इंडस्ट्री से कितने पैसे वसूलने हैं। ये सारे डिसीजंस इस फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी के द्वारा लिए जाते हैं। देखिए, कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हैं जिसके लिए नेट प्रेजेंट वैल्यू नहीं ली जाती, लाइक स्कूल बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, गांव के लिए तालाब बनाना है, या फिर ऑप्टिकल फाइबर हमें बिछाना है। तो अगर कुछ फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट हो रहा है तो पैसा नहीं वसूलेंगे, बिकॉज ये कुछ बेसिक डेवलपमेंटल प्रैक्टिसेस हैं जो ज़रूरी हैं। अगर कुछ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं लाइक अंडरग्राउंड माइनिंग या फिर विंड एनर्जी प्लांट्स, इसके लिए 50% की छूट है, बाकी सब में तो पूरा पैसा पे करना पड़ता है, जो कि महंगा भी पड़ता है। अगला आर्टिकल पाइप वॉट के बारे में है। हाल ही में आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि ARI ने डिस्कवर किया है 2 पाइप वॉट की नई स्पीसीज को। ये एक प्रकार का वेटलैंड प्लांट है, मतलब वेटलैंड में यूजुअली पाया जाता है। इमेज में आप इसे देख सकते हैं, ये इस प्रकार का प्लांट होता है। इसके किनारे बड़े लचीले होते हैं। ये वेस्टर्न घाट में महाराष्ट्र और कर्नाटका के रीजन में पाया जाने वाला एक पौधा है। देखिए, इसके कुछ जैसे एरियोकॉलॉन, ये एक प्रकार का मतलब वेरिएंट है जो कि मोनोकॉटिलेडोनस, जो एक प्रकार का फ्लावरिंग प्लांट है, उसकी 400 स्पीसीज में से एक है, जो कि फैमिली एरियोकॉल्सिया से बिलोंग करता है। इन वर्ड्स को तो बोलने में ही बॉडी की इतनी सारी एनर्जी इन्वेस्ट हो जा रही है, तो क्या ये हमें याद रह पाएंगे? नहीं याद रह पाएंगे, आवश्यकता भी नहीं है, आप इसे क्रॉस कर सकते हैं, बता दिया मैंने। वैसे इसे कॉमनली पाइप वॉट के नाम से जाना जाता है, तो आप पाइप वॉट याद रखिए, इतना टेक्निकल जाने की आवश्यकता है नहीं। ये आपको ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलता है, पार्टिकुलरली साउदर्न एशिया और अमेरिकाज में। ये देखिए, सॉफ्ट वाटर्स में पाया जाने वाला एक प्रकार का पौधा है। ये छोटा होता है, नैरो लीव्ड होता है, पतली पतली इसकी पत्तियां होती हैं, और इसका जो किनारा होता है वो काफ़ी लचीला होता है। इसे लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की अच्छी सप्लाई चाहिए होती है डेवलप होने के लिए। अगला आर्टिकल हमारा सैंडलवुड स्पाइक डिसीज से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में ये न्यूज़ सामने आ रही है कि जो SSD, ये जो डिसीज़ है, ये इंडिया के सैंडलवुड ट्रीज़ के लिए एक बहुत सीरियस थ्रेट है। एक्चुअल में ये जो SSD है, ये एक प्रकार का फाइटोप्लाज्मा है। ये प्लांट टिश्यूज़ के अंदर एक बैक्टीरियल पैरासाइट है, मतलब उनको ख़राब कर देता है, खा जाता है, और ये इंसेक्ट्स के थ्रू एक पेड़ से दूसरे पेड़ में ये फैलता है, मतलब कि एक सैंडलवुड पेड़ से दूसरे सैंडलवुड पेड़ पर चला जाएगा। इसकी हिस्ट्री को अगर हम ट्रेस करते हैं तो हमें पता चलता है कि सबसे पहले 1899 में कर्नाटका के कोडगु जगह पर इसको सबसे पहली बार पाया गया था। ये डिसीज़ ऐसा है कि ये लीव साइज़ को काफ़ी छोटा कर देता है, उसको स्टिफ बना देता है, कड़ा बना देता है, और जो उनका इंटरनोड लेंथ होता है ना, उनको भी छोटा कर देता है। ये स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस जैसा अपीयर करता है। स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस मतलब कि आपने गेहूं या धान देखा होगा, तो समझ लीजिए कुछ वैसा ही अपीयरेंस हो जाता है पूरे शूट का। इसका क्योर अभी तक वैसे तो है नहीं, अभी तक यही हम समझ पा रहे हैं कि जो हिस्से में ऐसे अफेक्शन या इस डिसीज़ का प्रकोप बढ़ता है, उस हिस्से को हम लोग काट के निकाल दें। देखा जा रहा है कि 1 से 5% ये जो सैंडलवुड के पेड़ हैं, हम इसी डिसीज़ के कारण हर साल खो देते हैं। पूरे साइंटिस्ट इसमें जुटे हुए हैं कि कैसे इस डिसीज़ से हम छुटकारा पा सकते हैं या फिर इसका कोई भी एक प्रिवेंशन हम देख सकते हैं। बात करें रेड सैंडलवुड का, जिसको हम लोग साइंटिफिक नेम में टेरोकार्पस सैंटेलिनस के नाम से जानते हैं। ये साउथ इंडिया में एंडेमिक स्पीशीज़ है। बेसिकली ये केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश वाले रीजन में पाया जाता है। ख़ास तौर से जब पालाकोंडा और शेषाचलम हिल की बात करते हैं, वहाँ के ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट में इसको पाया जाता है। रेड सैंडर्स, रेड सैंडलवुड का ही दूसरा नाम है। रेड सैंडर्स यूजुअली चट्टानी इलाके या फिर ऐसे जहाँ पर खेतीबाड़ी अभी नहीं हो रही है, ऐसे फैलो लैंड या फिर डिग्रेडेड रेड सॉइल या फिर हॉट या ड्राई क्लाइमेट वाले जो रीजन हैं, वहाँ पर पैदा होता है। IUCN कैटेगरी में ये नियर थ्रेटेंड स्टेटस पे आता है। साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 2 में ये लिस्टेड है। इसके बेनिफिट की अगर हम बात करें तो बहुत सारे
बीमारियों का इलाज करता है। साथ ही साथ इसका कॉस्मेटिक और मेडिसिनल प्रोडक्ट भी बनता है। चाइना और जापान में बहुत ज़्यादा फेमस है। एशियाई रीजन में भी काफ़ी हद तक इसका इस्तेमाल होता है। बहुत सारे वुड वर्क्स, हमारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स भी इस लकड़ी से बनाए जाते हैं। इसके पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा आप इस हिसाब से लगा सकते हो कि अगर आप लोग 1 टन की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप देखने जाओगे तो ये लगभग 50 लाख से 1 करोड़ तक का हो जाता है। इसीलिए इसकी तस्करी भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल सोनेराटिया एल्बा के बारे में है। क्या कंटेक्स्ट है, क्यों न्यूज़ में है ये स्पीसीज? महाराष्ट्र देखो हमारे देश में पहला ऐसा राज्य होगा जो कि स्टेट मैंग्रोव ट्री स्पीसीज को डिक्लेयर करेगा। और महाराष्ट्र की स्टेट मैंग्रोव ट्री स्पीसीज कौन सी होगी? यही जिसके बारे में ये आर्टिकल है, सोनेराटिया एल्बा। समझ गए? तो अगर यूपीएससी पूछ लेती है कौन सा ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहली बार स्टेट मैंग्रोव ट्री स्पीसीज को डिक्लेयर किया, आंसर होगा महाराष्ट्र। अब बात करें सोनेराटिया एल्बा की। ये देखो एवरग्रीन मैंग्रोव ट्री है और इस मैंग्रोव ट्री की फैमिली का नाम है लिथरेसी। ये फैमिली का नाम है। 5 फीट तक हाइट हो सकती है इस मैंग्रोव ट्री की। और नीचे का जो बेस होता है वो पिंक कलर का होता है, वाइट कलर के फूल होते हैं और वैसे हरे कलर के फ्रूट भी होते हैं जो लगता है ऐसा है जैसे सेब की तरह हैं, बट वो सेब होते नहीं। उनका इस्तेमाल किया जा सकता है अचार बनाने के लिए। थोड़ी और इन्फॉर्मेशन डिस्कस करें सोनेराटिया एल्बा के बारे में। कहाँ कहाँ पे मिलता है? मेनली देखो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में ये मैंग्रोव ट्री मिलता है, जैसे कि साउदर्न चाइना, रियूक्यू आइलैंड्स, ईस्ट अफ्रीका, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडो चाइना। अच्छा एक बात बताइए, रियूक्यू आइलैंड्स कहाँ पे हैं? रियूक्यू आइलैंड्स जो हैं वो जापान के हैं। ये ईस्ट चाइना सी में आप लोकेशन देख सकते हो रियूक्यू आइलैंड्स की। अब बात करें हम इंडो चाइना की। इंडो चाइना में बताइए कौन कौन से देश आते हैं? अगर देखो हम स्ट्रिक्टली बात करें तो 3 देश आते हैं इंडो चाइना में। कौन कौन से? लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया को यानी बंगाल की खाड़ी से लेके साउथ चाइना सी तक का जो एरिया है इसे इंडो चाइना कह देते हैं। तो ऐसे लोगों के अनुसार थाईलैंड, इवन बर्मा, मलेशिया का कुछ पार्ट, मतलब ये सब इंडो चाइना के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन स्ट्रिक्ट डेफिनेशन अगर इंडो चाइना की है तो इसमें 3 देश आएंगे, एक लाओस, दूसरा कंबोडिया और तीसरा वियतनाम। इंडो चाइना के अलावा मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न पैसिफिक रीजन, यहाँ पर ये सोनेराटिया एल्बा मिलता है। देखो आपने समुद्र के किनारे ऐसा एरिया देखा होगा कि रेत पर थोड़ा सा कीचड़ होता है, मतलब लो टाइड अगर आती है तो वो एरिया अनकवर्ड रहता है, बट अगर हाई टाइड आती है तो वो कीचड़ वाला एरिया पानी से कवर हो जाता है। तो ये जो मड फ्लैट्स होते हैं यहाँ पर सोनेराटिया एल्बा मिलता है, या फिर टाइडल क्रीक्स में मिलता है। और ख़ास बात यह है इस मैंग्रोव का जो फूल है वो रात के समय खिलता है। अब रात के समय खिलता है तो पोलिनेशन भी उन्हीं के द्वारा किया जाएगा जो रात के समय एक्टिव होते हैं। रात के समय एक्टिव कौन होते हैं? चमगादड़। तो रात के समय एक्टिव जो प्राणी होते हैं उनके द्वारा पोलिनेशन किया जाता है मैंग्रोव के फूल का। चलते हैं आगे। आर्टिकल वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 से रिलेटेड है। इस इंडेक्स में ये बताया गया कि इंडिया अपने क्लाइमेट रियलिटी को लेके पुअरली प्रिपेयर्ड है, अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं है, जिससे जो भी एक्सट्रीम नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, इंडिया इन नेचुरल डिज़ास्टर्स के लिए ज़्यादा वल्नरेबल है। बात करें वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स की तो ये वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट का एक पार्ट है जिसको यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी UNUEHS और इसके साथ में यूनिवर्सिटी ऑफ स्टटगार्ट जर्मनी से, और ये तीसरा नाम जिसको पढ़ना आपके लिए आज का होमवर्क है। ठीक है, ये बेसिकली करता क्या है कि वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स ये बताता है कि जब भी एक्सट्रीम नेचुरल इवेंट्स आएंगे तो क्या हमारा जो अर्थ है या फिर जो कंट्रीज़ हैं वो उसको कॉप अप करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए क्या अच्छे तरीके से मेजर्स लिए हैं उन्होंने,
क्या अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड हैं वो, इसी बात का अंदाज़ा लगाती है वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स। कंट्री टू कंट्री ये कैलकुलेट करती है कि ऐसा डिज़ास्टर रिस्क किन कंट्रीज़ या रीजन्स में सबसे ज़्यादा है, कौन इनकी वल्नरेबिलिटी में सबसे ज़्यादा आगे है। इस रिपोर्ट की हाइलाइट्स ऐसी है कि ओशिनिया जो कॉन्टिनेंट है वो सबसे ज़्यादा रिस्क पर है, इसके बाद अफ्रीका और अमेरिका का नंबर आता है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया 89th रैंक हासिल करता है 181 कंट्रीज़ में। इंडिया साउथ एशिया स्पेसिफिक रीजन में अगर बात करें तो साउथ एशियन कंट्रीज़ में ऐसा चौथा देश है जो कि सबसे ज़्यादा रिस्क पर है। तो बाकी के 3 कौन से हैं? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। यहाँ पर जो हमने ओशिनिया वर्ड यूज़ किया, ये एक ऐसा जोग्राफिकल लोकेशन है जिसके अंदर ये 4 पार्ट्स आते हैं। एक है ऑस्ट्रेलेशिया, एक है माइक्रोनेशिया और एक मेलेनेशिया और एक पॉलिनेशिया। इन चारों चीज़ों को मिला के ओशिनिया बनता है। जो अगला आर्टिकल है वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट रूफटॉप ग्रीन हाउस के बारे में है। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, बहुत यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से तो हम नहीं कहेंगे कि यूपीएससी तो ऐसे नहीं पूछती, पर जानकारी के लिए आप जानते रहिए कि जो दुनिया का पहला रूफटॉप ग्रीन हाउस है उसे अभी मॉन्ट्रियल कनाडा में ओपन किया गया है। 15,000 स्क्वायर मीटर का ये है। लूफा फार्म्स ने इसे इस्टेब्लिश किया है। इसके पहले वो 3 और भी ऐसे फार्म्स इस्टेब्लिश कर चुके हैं, मतलब छतों के ऊपर ग्रीन हाउस फॉर्म में। ग्रीन हाउस देखिए एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें हीट को ट्रैप किया जाता है, मतलब वो उस लोकेशन की टेम्परेचर को ना तो बहुत ज़्यादा गर्म और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होने देता है। रिजल्ट ये निकलता है कि कुछ प्लांट्स जो ऐसे टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट करते हैं उन्हें आसानी से उगाया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल, एग्रोमेटियोरोलॉजी इन इंडिया। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने अपनी एक रिपोर्ट रिलीज की है रिसेंटली, जिसका नाम है एग्रोमेटियोरोलॉजिकल सर्विसेज इन इंडिया एंड असेसमेंट। ये एग्रोमेटियोरोलॉजी होता क्या है? देखिए, ये एक्चुअली स्टडी है। किस चीज़ की स्टडी है? ये क्लाइमेट और वेदर इंफॉर्मेशन की स्टडी है। ये किस तरह से यूज़ में आएगी? हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को और ज़्यादा इम्प्रूव करने में ये हमें मदद प्रोवाइड कर सकती है। इंडिया में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंतर्गत आता है, जिसका काम ये होता है कि मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइड करना। और ये किस तरह से काम करती है? ये एडवाइजरी सर्विसेज प्रोग्राम के थ्रू काम करती है। 3 सब सेक्टर्स में वर्क करके ये अपने सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसा कि वेदर को फोरकास्ट करें, जनरेशन ऑफ एग्रोमेट एडवाइजरीज के वेदर किस तरह से हो रहा है और ये किस तरह से अफेक्ट करेगा फार्मिंग को, ये बताएं। और तीसरा, डिसेमिनेशन ऑफ एडवाइजरीज। 2 वे कम्युनिकेशन होता है ये यूजर्स के साथ, जहाँ पे यूजर्स अपनी व्यू रख सकते हैं और आईएमडी अपना फोरकास्ट करके बताएंगा यूजर्स को। नेक्स्ट इज, ये देखिए किस तरह से हमें नीड हो सकती है एग्रोमेटियोरोलॉजी की। देखिए, ये जैसा कि मैंने कहा कि ये एक स्टडी है, वेदर को स्टडी करेगा। अब जब हम वेदर को स्टडी कर लें, वेदर फोरकास्ट कर लें, वेदर फोरकास्ट बहुत सारे चीज़ों में काम में आता है, जैसा कि इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट इन मेनी फार्मिंग ऑपरेशंस। पता है आपको, वीडिंग के लिए हमें ना रेनलेस पीरियड चाहिए, तो वेदर फोरकास्ट में बताया जाएगा कि ये रेनलेस पीरियड है, यहाँ पे आप वीडिंग कर लें। और जब आप प्लांटिंग के लिए जाते हो, प्लांटिंग में क्या होगा, रेगुलर रेन चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा रेन नहीं चाहिए। और स्प्रेइंग के लिए भी, स्प्रेइंग विंडी वेदर में नहीं करते, तो वेदर फोरकास्ट में मालूम हो जाएगा कि विंडी वेदर कब होगा, या टू हेवी रेन कब होगी, या फिर रेनलेस पीरियड कब होगा। तो इस तरह से वेदर फोरकास्ट मालूम हो सकता है एग्रोमेटियोरोलॉजी की मदद से। सेकेंड इज मिनिमाइज क्रॉप लॉस। इसमें होगा ये, देखिए जब भी एक्सेस रेनफॉल होता है या कोल्ड या हीट वेव्स, साइक्लोन्स आते हैं, तब क्या होगा, क्रॉप लॉस होगा। आईएमडी का काम है कि प्रेडिक्ट करना, वेदर को फोरकास्ट करना, लेकिन एक्चुअली रिपोर्ट तो नहीं दे सकता कि आएगा यही टाइम पे। तो इसमें क्या होगा, जब ये रिपोर्ट देगा तो हम कम से कम क्रॉप कल्टीवेट करने की कोशिश करते हैं और इस तरह से क्रॉप लॉस से हम बच सकते हैं। इनफैक्ट ये पेस्ट को अटैक करने की भी प्लानिंग प्रोवाइड करेगा। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इनमें क्या होगा, देखिए प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर में कंप्लीटली डिपेंड है वेदर के ऊपर, कि जितना अच्छा वेदर फोरकास्ट करें उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी होगी। इनफैक्ट जो प्लांट के ग्रोथ एंड हार्वेस्ट होंगे, ये भी जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट के रेस्पॉन्स के हिसाब से चेंज होते हैं। नेक्स्ट इज नीड बेस्ड सर्विसेज। इसमें फार्मर इंगेज होता है कल्टीवेशन ऑफ कॉमर्शियल फील्ड, जैसा कि हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हो गए या क्रॉप्स हो गए। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में क्या आएंगे, टी आता है, कॉफ़ी, एप्पल, मैंगो, ये नीड बेस्ड सर्विसेज है। क्लाइमेट चेंज में भी ये
मदद प्रोवाइड कर सकता है कि ये इफेक्टिवली और टाइमली अपने प्रेडिक्शंस दे सकता है कि किस तरह से करंट क्लाइमेट चेंज का रेट क्या है। तो देखिए एग्रो मेटीरोलॉजिकल स्टडीज जो है, अगर वो बहुत बेहतरीन ढंग से स्टडी किए तो हम हमारे फार्मर्स को लॉस होने से बचा सकते हैं और जिंदगियों को लॉस होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चरल जोन। तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली नोटिफाई किया है तमिलनाडु के लिए प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चरल जोन डेवलपमेंट रूल्स 2020। फरवरी में हुआ ये था, स्टेट गवर्नमेंट ने एक कानून इनैक्ट किया था, तमिलनाडु प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चरल जोन डेवलपमेंट एक्ट 2020। इसके ऑब्जेक्टिव्स कुछ इस तरह से थे कि एग्रीकल्चरल लैंड्स को सस्टेनेबल बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इंश्योर करें। नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जैसा कि आप वहां पे जाके रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स डाल दे रहे हैं या कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स डाल दे रहे हैं, इस तरह के एक्टिविटीज को कहते हैं हम नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। तो तमिलनाडु ने ये एक्ट निकाला है कि एग्रीकल्चरल जोन्स में सिर्फ एग्रीकल्चर ही होगी। अब देख लेते हैं की फीचर्स क्या होंगे ये एक्ट के। पहली चीज, थंजावुर में, तिरुवारूर में, नागापट्टिनम डिस्ट्रिक्ट्स में और सम रीजन्स इन कुदादलूर एंड पुदुकोताई डिस्ट्रिक्ट्स, यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया जोन बनाया जाएगा। सेकेंड, प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन न्यू इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन प्रोटेक्टेड एरिया जोन्स। अगर से कोई ऐसी इंडस्ट्री सेटअप की जा रही है वहां पे जो जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम स्मेल्टर, आयरन एंड स्टील प्लांट्स, टैनरी, शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री हो, तब उसको वहां पे सेटअप करने से रुकाया जाएगा, प्रोहिबिट किया जाएगा। इनके अलावा भी एक्सप्लोरेशन, ड्रिलिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल्स एंड नेचुरल गैसेस इंक्लूडिंग कोल बेड मीथेन, शेल गैस एंड अदर हाइड्रोकार्बन्स, इसकी भी इजाजत नहीं होगी वहां पे। इसके साथ साथ एक प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चरल जोन डेवलपमेंट अथॉरिटी भी बनाई जाएगी जहां पे तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर चेयरपर्सन होंगे और ये कमेटी फॉलोइंग फंक्शंस को परफॉर्म करेंगी। पहली चीज, रिकमेंड करेगी एरिया फॉर इंक्लूजन। सेकेंड, ये नेसेसरी स्टेप्स लेगी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। इनका काम ये भी होगा कि रिकमेंड करें एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एग्रो बेस्ड एंड एलिड इंडस्ट्रीज और सजेस्ट करें मेजर्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लें टू सेफगार्ड द लाइवलीहुड ऑफ द एग्रीकल्चरलिस्ट। ये सारे काम ये कमेटी करेगी जिसके चेयरपर्सन तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर खुद होंगे। नेक्स्ट आर्टिकल, एमिशन नॉर्म्स फॉर थर्मल पावर प्लांट्स। देखिए टीपीपीज जो हैं इनको गाइडलाइंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा कि आपको किसी भी तरह का इक्विपमेंट इंस्टॉल करके पोल्यूशन जो एमिट हो रहा है आप लोग की वजह से, आपके ऑपरेशंस की वजह से, उसको कम करें। इसके लिए डेडलाइन होगी 2022 तक के लिए। लेकिन अभी मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ये रिकमेंड किया है कि ये डेडलाइन को और 2 साल के लिए बढ़ा दिया जाए फॉर ओवर 300 सच यूनिट्स। हुआ ये था 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स को नोटिफाई किया था फॉर थर्मल पावर प्लांट्स कि किस तरह से ये लोग कंट्रोल कर सकते हैं अपना एमिशंस अंडर एक कानून। जो कानून का नाम है वो ये है एनवायरनमेंट ब्रैकेट्स प्रोटेक्शन अमेंडमेंट रूल्स 2015। अकॉर्डिंग टू रूल्स टीपीपीस को ये रिक्वायर्ड था कि किसी भी तरह से आप 2 साल के अंदर अंदर जो नोटिफाइड लिमिट है उसको अचीव कर लें, मतलब 2017 तक इन अ फेज्ड मैनर। अब ये डेडलाइन को पुश करके 2022 तक के लिए क्या किया था, लेकिन अभी फिर से मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने यही कह रहे हैं कि अभी इसको और 2 साल के लिए बढ़ा दिया जाए। ऑलरेडी हमारे पास जो नॉर्म्स है कि सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर को किस तरह से एमिट करना है उसको ये अमेंड कर देगा। अमेंड करने के बाद नया नॉर्म्स इंट्रोड्यूस करेगा जो कि ये भी बताएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड को किस तरह से एमिट करना है एंड इवन मर्क्यूरी फ्रॉम टीपीपीस। एमिशन स्टैंडर्ड्स क्या है टीपीपीस के लिए और प्रेजेंट स्टेटस क्या है? देखिए एज पर रफ एस्टिमेट्स 2015 के नॉर्म्स ये बता रहे हैं कि टीपीपीस पर्टिकुलेट मैटर के जो एमिशन है उसको रिड्यूस कर सकता है बाय 35% और सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशन को बाय 80%, नाइट्रोजन ऑक्साइड के एमिशन को बाय 42%। एंड इनफैक्ट ये जो वाटर यूज करते हैं, वाटर कंज्यूम जो करते हैं ये सारे प्रोसेस में, उसको भी रिड्यूस कर सकता है बाय नियरली 1/3। और ये नॉर्म्स प्रोवाइड कर रहे हैं डिफरेंट मैकेनिज्म कि किस तरह से आप एमिशन को रिड्यूस कर सकते हैं और वाटर के यूजेज को कम से कम कर सकते हैं। जैसा कि 2 प्रोसेस की बात की गई है यहाँ पे, एक है फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन प्रोसेस फॉर कंट्रोलिंग सल्फर ऑक्साइड एमिशन, और देखिए सेलेक्टिव नॉन कैटालाइटिक रिडक्शन एंड सेलेक्टिव कैटालाइटिक रिडक्शन सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशंस।
ये सारे मेथड्स है। और इसके अलावा भी देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स आर टू बी डिप्लॉयड। क्यों? क्योंकि ये डिप्लॉय करने के बाद पर्टिकुलेट मैटर को कंट्रोल कर सकते हैं हम इन थर्मल पावर प्लांट्स। और साथ ही साथ देखिए आप कूलिंग टावर्स भी इंस्टॉल कर दें इन ऑर्डर टू चेंज ओवर टू क्लोज्ड कूलिंग वाटर सिस्टम। इस तरह से वाटर कंजम्पशन को भी कंट्रोल किया जा सकता है। फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन क्या होता है? ये एक सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज है जिसकी सहायता से सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव किया जा सकता है थर्मल पावर प्लांट्स में से। और ये वेट प्रोसेस भी हो सकता है या ड्राई प्रोसेस भी हो सकता है। दोनों की मदद से हम सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव कर सकते हैं थर्मल पावर प्लांट से। नेक्स्ट आर्टिकल, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने प्रपोजल्स इनवाइट किए हैं फ्रॉम इंडियन रिसर्चर्स इन द एरिया ऑफ CCUS अंडर एक्सेलरेटिंग CCUS टेक्नोलॉजीज इन कोलैबोरेशन विद अदर एक्ट मेंबर कंट्रीज। वैसे तो एक्ट मेंबर कंट्रीज, रीजन्स एंड प्रोविंसेस कुल मिला के 16 है जो ACT के अंदर काम करते हैं मिलजुल कर। ACT है क्या? ACT एक इनिशिएटिव है जिसकी मदद से जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ रहा है इसको कैप्चर कर सकते हैं और वापस यूटिलाइज कर सकते हैं एंड स्टोर कर सकते हैं। यही तो बता रहे हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। किस तरह से? वाया ट्रांसलेशन फंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स एम्ड एट एक्सेलरेटिंग एंड मैच्योरिंग CCUS टेक्नोलॉजी थ्रू टारगेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च एक्टिविटीज। ये इस तरह का प्रोजेक्ट है जिसको फंड किया जा रहा है और इसमें मकसद यही है कि CCUS को हासिल करना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके वापस यूटिलाइज करना है स्टोर करने के बाद। कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज क्या है? देखिए CCUS इज अ ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट को कम से कम करना है। जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में कैसा आता है? बाई कोल एंड गैस पावर स्टेशन। और इसके अलावा भी हेवी इंडस्ट्रीज जैसा कि सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री, ये सब क्या करते हैं? एमिट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारा काम ये होगा कि इसको कैप्चर कर लें। कैप्चर करने के बाद में इसको इस तरह से यूज करें कि दूसरी जगहों पे ये काम आए। यही काम होगा, कार्बन को कैप्चर कर लें पहले जो एमिट हो रहा है हेवी इंडस्ट्रीज से, कोल से या गैस से, फिर इसको स्टोर करें, फिर इसको यूटिलाइज करें। कैप्चर टेक्नोलॉजी सेपरेट कार्बन डाइऑक्साइड from other gases which may done in 3 different ways: pre-combustion capture, post-combustion capture, oxy-fuel combustion। अब इसके बारे में पढ़ना तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 3 मेथड्स देख लें आप किस तरह के 3 मेथड से हम कैप्चर कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट आर्टिकल, फ्लैश ड्रॉट्स। रिसेंट स्टडी की गई है और ये स्टडी ये बता रही है कि 10 से 15% एरिया जो है अंडर कल्टीवेशन ऑफ राइस एंड मेस, इसमें हो रहा क्या है? फ्लैश ड्रॉट्स आ रहे हैं। ड्यूरिंग मानसून सीजन्स इन इंडिया बिटवीन 1951 टू 2018 इस तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही है कल्टीवेशन एरिया ऑफ राइस में और कल्टीवेशन ऑफ एरिया ऑफ मेस में 10 से 15% फ्लैश ड्रॉट से अफेक्टेड है। देखिए ये ड्रॉट तो हमें मालूम ही है, फ्लैश ड्रॉट क्या होता है? फ्लैश ड्रॉट कन्वेंशनल ड्रॉट से कुछ हटके होता है। कन्वेंशनल ड्रॉट तो धीरे धीरे ग्रेजुअली प्रोसेस होते हैं, लेकिन फ्लैश ड्रॉट क्या होता है? ये एकदम रैपिड ऑनसेट है जो और ज्यादा इंटेंसिफाई होते हैं बाई हाई इवेपोट्रांसपिरेशन रेट्स ड्यू टू एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर्स, विंड्स एंड हाई इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो ये एकदम से आ जाता है। फ्लैश ड्रॉट में और कन्वेंशनल ड्रॉट में यही फर्क है, कन्वेंशनल ड्रॉट स्लोली ग्रेजुअली होता है और फ्लैश ड्रॉट रैपिडली होता है। इसीलिए फ्लैश ड्रॉट कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे लो सॉइल मॉइस्चर हो, एक्सट्रीम हीट हो और जहां हाई इवेपो ट्रांसपिरेशन हो। इसको क्लासिफाइड किया जा सकता है एज एन एग्रीकल्चरल ड्रॉट क्योंकि ये डायरेक्ट एसोसिएशन में है विथ सॉइल मॉइस्चर एंड क्रॉप स्ट्रेस। देयरफॉर सॉइल मॉइस्चर हैज बीन वाइडली यूज्ड एज एन इंडिकेटर टू आइडेंटिफाई फ्लैश ड्रॉट। फ्लैश ड्रॉट को समझने के लिए आप सॉइल मॉइस्चर देख लें। अगर सॉइल मॉइस्चर खराब है तो यहाँ पे फ्लैश ड्रॉट आ सकता है। फ्लैश ड्रॉट को ट्रिगर भी कर सकता है लैक ऑफ प्रिसिपिटेशन नोन एज प्रिसिपिटेशन डेफिशिट फ्लैश ड्रॉप। और फ्लैश ड्रॉप इसके अलावा भी होता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर इन एन एनवायरनमेंट, हीट वेव्स ये भी ट्रिगर कर सकती हैं फ्लैश ड्रॉट को। और फ्लैश ड्रॉट के इम्प्लीकेशन लोकल लेवल पे और हाई लेवल पे भी देखने को मिलते हैं। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।